अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी मैदान में बहुत हलचल है, उस जानिब रुख करने से पहले बात कर लेते हैं PSL 7 की। आज फाइनल होने जा रहा है, यानी कि सुपर फाइनल, और ये मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। टॉस हो चुका है, लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग का फैसला किया है और यकीनी तौर पर क्रिकेट शायकीन जुड़े हुए हैं कि आज इस मैच को लेकर कौन फातेह बनता है। ये PSL 7 है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो कुछ सियासी मैदान में हो रहा है, ऑपोजिशन आईनी ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रही है और सड़कों पर भी एहतजाज कर रही है। क्या अपने मकासद हासिल कर सकेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं। कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च के आगाज से कबल ही 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया है। इन निकात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक के बाद नए इंतखाबात चाहती है। हम अदम एतमाद को ले आके हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा फिल फॉर साफ शफाफ इलेक्शंस हो। जो भी इंटरम सेटअप लाया जाएगा खान साहब के हटाने के बाद, उनका महदूद जिम्मेदारी होगा कि उनको साफ शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से तासुर रहा है कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद असेंबलियों की मुद्दत की तकमील चाहती है ताकि सिंध हुकूमत बरकरार रहे। बिलावल के इस वाज़े ऐलान के बाद कि पीपल्स पार्टी भी नए इंतखाबात चाहती है, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से एक पेज पर हैं? इस पर भी गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब PTI सिंध भी पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता रोज से अपना मार्च लेकर कराची की जानिब बढ़ रही है। इस मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। असद उमर और अली जैदी भी उनके साथ हैं। ये मार्च किस कदर सिंध हुकूमत को परेशान कर सकता है और आखिर वफाकी हुकूमत एक सूबे के खिलाफ ये एहतजाज क्यों कर रही है, ये नुक्ता भी ज़ेरे बहस रहेगा। एक और अहम मामला जो अदम एतमाद को लेकर है और कानूनी नौइयत का है, जो आइन अदम एतमाद का ऑप्शन देता है, क्या उसी आइन में अदम एतमाद की तहरीक पर हिमायत पर मेंबर डीसीट भी हो सकते हैं? क्या ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है? इस मामले पर भी आज मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, माहिर कानून अहमद रज़ा कसूरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं ये लॉन्ग मार्चेस। गुज़िश्ता 25-30 साल का जो माजी है सियासी, क्या लॉन्ग मार्च ने मकासद पूरे किए? क्या हुकूमतें प्रेशर में आ जाती हैं? 2 मार्च शुरू हुए हैं। एक मार्च वो है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत के खिलाफ हो रहा है। आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुआ था और ये कराची की जानिब रवा दवा है। दूसरा मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी ये कहा जा सकता है सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ कर रही है। 10 रोज़ पर मुहित मार्च है जिसकी हतमी मंजिल इस्लामाबाद रहेगी। लगारी साहब, 38 निकात आज पेश किए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। वफाकी हुकूमत को चार्जशीट भी किया गया है, मुतालबात भी रखे गए हैं। आपके ख्याल में कितने प्रैक्टिकल मुतालबात हैं और क्या वफाकी हुकूमत गौर करेगी या ये कोई आने वाले दिनों का मंशूर पीपल्स पार्टी ने अपना सामने रख दिया है? मेरे ख्याल में मंशूर के हिस्सा होंगे ये जो इन्होंने 38 नुकात दिए हैं, और वफाकी हुकूमत का इंटेंशन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें भी वो कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। जो लोगों को इस वक्त लोग जिस परेशानी से दो चार हैं, इसकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है और उसका समत का भी तयन नहीं है कि वो किस समत चलना चाहती है, और ये कि उसके दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ क्या हैं। और इस क्रूशल टाइम में जब एक दुनिया जो है लगता है कि एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है, हमारी पॉलिसी क्या है और हम किस समझ जाने वाले हैं, ये चीज़ें भी वादे नहीं है। और ख़ुद मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान और तूफ़ान सर उठाने वाला है, मेरे ख्याल में हम लोग माजी के 3 साल 3.5 साल भूल जाएंगे जो आगे वाले दिनों में महंगाई आएगी, क्योंकि इस जंग के जो उस पर यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद जो है जो महंगाई आ रही है और जिस तरह से क्रैश कर गई हैं दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स और महंगाई की शरह भी बढ़ी है, तो इसके असरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंतज़ार है। मालियाती इदारे से इंतज़ार में होते हैं, कोई क्राइसिस पैदा हो और वो आवाम की लूट मार शुरू करते हैं। आवाम की जेब से आखिरी पैसा निकालने के लिए भी हमारे इदारे जो हैं वो इस तगोदौ में होंगे कि किस तरह से उनके घरों में रखी हुई चीज़ें उठा ली जाए, उनको नीलाम कर दिया जाए। इससे भी कोई वो नहीं होगा। मेरे ख्याल में जिस तरह मायूस इस तब्दीली हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने इस कदर मायूस नहीं किया है।
ये हर लिहाज से एक नाकाम और एक नाअहल हुकूमत साबित हुई है। इस बात का हमें अफसोस है। लगारी साहब हुकूमत की तब्दीली या उनके मायूसी के पेपर भी जाएंगे, मगर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से यानी कि अगर आप कोई चार्टर ऑफ डिमांड होता है लॉन्ग मार्च या सड़क पर आकर एहतजाज करने का, तो कोई एक दो डिमांड्स होती हैं ताकि शुरा का फोकस रहे। ये 38 निकात सामने रखने की पीपल्स पार्टी को जरूरत क्यों पेश आई, जबकि एक जानिब अदम एतमाद का भी झंडा उठाया हुआ है उन्होंने? ये कुछ ना करने के बहाने हैं कि इतना कुछ फैला दिया जाए, या वाकई कुछ करना चाह रही है पीपल्स पार्टी? नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ लोगों के सामने एक मंशूर रखना चाहती है, एक चार्टर डिमांड। यही कल जब सूरत हाल तब्दील होगी और हुकूमत अगर तब्दील हो जाती है तो यही चार्टर ऑफ डिमांड खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी और नई हुकूमत जो भी बनती है उनके लिए भी सामने होगा कि जनाब आप डिलीवर करें इन तमाम चीज़ों के बारे में जो अब आप कह रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी ने सोच समझ कर किया होगा कि आगे इस नारे पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आगे की नौबत देखते हैं कि क्या पेश आता है। कसूरी साहब, ये आपको क्या लगता है, जैसे मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ तमाम सियासी मामला तो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं कानूनी जो उनके पास हकूक मौजूद होते हैं या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ये लॉन्ग मार्च के साथ 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड, इसके आपके ख्याल में कोई अगर बातचीत भी होनी हो या मामला भी तय होने हो तो क्या हो सकेंगे? आपको पीपल्स पार्टी का मकसद क्या नजर आ रहा है इस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ? देखिए, Presently, I am the senior most politician of this country और मैं पिछले 50 साल से एक्टिवली इस मुल्क की सियासत को के ज़ेरो बम को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मेरा जो एनालिसिस होते हैं वो ये अखबारों के और ये तजिए जो अखबारों में होते हैं उनसे नहीं होते। दीज मेरे एनालिसिस होते हैं बिकॉज आई सी पॉलिटिक्स फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जब भी कोई लॉन्ग मार्च वगैरह हुई है, इट टर्न इनटू ए क्विक मार्च। उसी थी आपने देखा कि 1977 में उसी भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराए। ऑपोजिशन का व्यू ये था कि शायद दे आर रिग्ड इलेक्शन, दे बाइकॉटेड द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन, दे रिफ्यूज टू टेक ओथ इन द नेशनल असेंबली। हुआ क्या? उसी इवेंचुअली इट रिजल्टेड इनटू ए फियास्को ऑफ 5th of March 1977। अगर उस वक़्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर उसी डायलॉग के ज़रिए कुछ ना कुछ रास्ता बना लेती है। डायलॉग का बुनियादी मकसद ये होता है कि यू लुक फॉर ए सेंट्रल पैसेज, उसी एक दरमियान में पैसेज। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है ये मोनोलॉग हो रहा है। मोनोलॉग इन पॉलिटिक्स मीन कन्फ्रंटेशन, मोनोलॉग इन पॉलिटिक्स मीन डिक्टेशन, monologue in politics means treating other party as subordinate. Political issues are resolved through a dialogue because it is through dialogue that you find out common denominator and area of common understanding. और वो जो common area of common understanding और common denominator है, that become the basis of amity and affection between the warring faction. यहाँ मुझे कसूरी साहब, कतई कलामी की माजरत, इस हुकूमत के साथ हमने देखा कि कोई लोग नहीं नजर आया। ये आप पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का मंतकी अंजाम क्या देखते हैं? क्या वो कोई डायलॉग चाहती है राइट नाउ वफाकी हुकूमत से? देखिए, बात यह है कि मेरे सोच के मुताबिक बोथ द शरीफ फैमिली एंड भुट्टो फैमिली हैज़ जो उन्होंने करना था कर चुके हैं। दे हैव गॉट नो चांस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। उसी दे हैव बीन रिटन ऑफ। उसी इमरान खान जो है वो है धक्का स्टार्ट, और धक्का स्टार्ट ये होता है कि अगर सड़क पर गाड़ी खड़ी हो तो कोई शरीफ लोग जा रहे हो तो जब 7-8 इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये मुसाफिर, इसको धक्का लगा दें, तो धक्का लगाने वाले 50 गज से ज़्यादा धक्का नहीं लगाते। 50 गज में गाड़ी चल पड़े तो फबेहा, वरना वो पीछे हट जाते हैं और उनमें से एक आदमी जाके ड्राइवर को कहता है कि मियाँ साहब, ये चौधरी साहब, आपकी गाड़ी ख़राब है। अब ये जो है इमरान खान जो कि धक्का स्टार्ट है, इसको जो धक्का लगाने वाले हैं उनके 50 गज अगले 2 महीने हैं, अगले 3 महीने हैं, अगले 4 महीने, दैट आई कांट प्रेडिक्ट। लेकिन आई थिंक वी हैव रीच टू दैट, उस जगह पहुँच गए। ये जो समरी जो साइन की हुई है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने ओथ ली 2018 में, तो एक सहाफ़ी ने उनको सवाल किया कि इमरान खान, आपकी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी और वो भी मांग पिंक के आपने जोड़ी हुई है, तो अगर आपके खिलाफ कोई वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि
आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट, मुझे पता है, लेकिन इससे पहले कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, उससे पहले मैं असेंबलियों को डिसॉल्व कर दूंगा। अगर यहाँ असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद मुझे फिर इस मुल्क में इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। कसूरी साहब, अब मैं आगे बढ़ूंगी। आपने बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के 2 पॉइंट सामने रख दिए हैं, जिसमें आप एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही को खत्म कर रहे हैं और दूसरा इमरान खान को लेकर जो धक्का स्टार्ट और फिर उनकी असेंबलियां तोड़ने की बात। अतर काजमी साहब, इन्हीं दोनों ऑप्शंस को आप जरा एड्रेस कीजिएगा कि ये जो सिनेरियो बन रहा है, पीपल्स पार्टी पीटीआई सड़कों पर आमने सामने, और जो बात ये कह रहे हैं कि मामलात कहां जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक पीटीआई की हुकूमत का ताल्लुक है, हमें पता है हुकूमत के मसाइल होते हैं। कोई भी हुकूमत हो वो इतनी पॉपुलर नहीं रहती। अब आपको पता है 3.5 साल इस हुकूमत के भी हो गए। अब जो दोनों जमातें सड़कों के ऊपर हैं, तो पीटीआई निकली है उस जमात के खिलाफ जो 15 साल से इक्तदार में है। बिलावल भुट्टो साहब जो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज तकरीरें करते हैं, 15 साल से उन्होंने सिंध के अंदर क्या किया है? पूरे सिंध के अंदर कोई एक ऐसा घर या नलका है जहां से नलका खोल के बिलावल साहब पानी पी लें? वो अभी भी फ्रेंच मिनरल वाटर उन्होंने साथ रखा होता है, वो पी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। क्या पूरे सिंध के अंदर, दही सिंध के अंदर कोई ऐसा अस्पताल है जहां पे जरदारी खानदान जाके एक रात अपना इलाज करवा ले? तो वो 15 साल से हुक्मरान हैं, पर वो तासुर ये दे रहे हैं कि वो अपोजिशन है। तो वो अपोजिशन नहीं है जी, वो हुक्मरान है। ये हुक्मरानों की जंग है। अगर वफाक में इमरान खान हाकिम है तो सिंध में वो 15 साल से, इससे वो 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं, पर अपना 15 साल का हिसाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये ताल्लुक है कि दोनों में से खतरनाक कौन साबित होगा, या क्या हुकूमत चली गई तो अगले इंतखाबात नहीं होंगे। देखें जी, जब से ये हुकूमत बनी है, हर 2 महीने के बाद इसी तरह की डेडलाइंस दी जा रही हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, जो लोग इसको लेके आए थे वो तंग हो गए हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ क्यों नहीं? इसलिए कि इमरान खान की सियासत मुख्तलिफ है। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, चाहे वो शरीफ खानदान हो या जरदारी खानदान हो, उनकी सियासत अपने मफादात को बचाने के लिए, अपने सिलेक्टेड बच्चों की सियासत को बचाने के लिए। इमरान खान कहता है मैं असेंबलियां तोड़ के घर चला जाऊंगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके लिए, और ये चीज दर्द सर बनी हुई है अपोजिशन के लिए भी और दीगर हलकों के लिए भी, इसलिए कि उसको इक्तदार में रहने का कोई शौक नहीं। वो कहेगा कि जी मैं तो जा रहा हूं, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसी चीज की वजह से अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। और जहां तक अभी हमने शुरू इंट्रो में सुना कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मियां साहब ये फैसला करेंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा। भाई, वो उनकी तो हालत इस वक्त ये है कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान कब आएंगे। रोज हमें सहाफी भी खबरें देते हैं, उनकी जमात भी खबरें देती है, कभी 22 तारीख, कभी दिसंबर, कभी जनवरी। तो वो नहीं कर सकते जो उनके हाथ में है। तो अगला आने वाला वजीर आजम वो किस तरह तय करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी तब्दीली आएगी इस सारे सिनारियों में। ये 3-3.5 साल से हम यही कुछ देखते आ रहे हैं और इसी तरह चीजें चलती रहेंगी। कोई बड़ी तब्दीली अतर साहब नहीं देख रहे? लगारी साहब, ये लॉन्ग मार्च तो नहीं नजर आता? कोई एक दूसरे को ये परेशान करेंगे, खैरियत से पहुंच जाएंगे? ये जो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला है, ये जैसे कह रहे हैं कि इनके तो अपने हाथ में मामला नहीं है, ये इख्तलाफ आपके ख्याल में अब कहाँ खड़ा है? मामला नंबर गेम पर है मसले का शिकार? ये ऑपोजिशन कहती रही कि हमारी नंबर गेम पूरी है, या फिर अदम एतमाद के बाद की जो सूरत हाल है, लेन देन का मामला है, वो नंबर भी हिला गया है? मेरे ख्याल में उसके बारे में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। आपने खुद रेफर किया है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जी हम जो है उसके बाद नए इलेक्शन में जाएंगे। तो इसमें, और ये बात जो है वो PMLN भी कहती रही है कि वो उसके बाद नए इलेक्शन में जाएंगे। ये बात अब वो अबहाम नहीं है कि इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन ये कि ये मौजूदा हुकूमत कब तक रहती है? जब तक हुमा का साया इसके सर पर रहता है। ये एक दिन भी हुमाया के साये के बगैर नहीं चल पाने वाली है, न चल पाई है। जो कुछ है वो सहारों पर और बैसाखियों पर चलती रही है। बैसाखियों के बगैर एक दिन भी, 1 घंटा भी नहीं रह सकती है। मुझे मालूम है, मैं भी पाकिस्तान की सियासत को 50 साल से देख रहा हूँ। लगारी साहब, कतई कलामी की माजरत, हमारे दीगर दोनों प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट ने एक बात की है असेंबलियां तोड़ देने की। ये भी डिस्कशन रहा है पिछले कुछ दिनों के। प्राइम मिनिस्टर के पास भी कुछ कार्ड्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अगर लगा कि हालात इस तरह के नहीं तो असेंबलियां तोड़ सकते हैं। आपके ख्याल में कि क्या जो आप कह रहे हैं कि हवा है और बैसाखियां या ये वो, कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो अपना ऑप्शन मौजूद है, आपके ख्याल में उनको जरूरत है ऐसी किसी चीज की? मेरे ख्याल में वो कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी सिग्नल के बगैर, इशारे के बगैर, एम्पायर की उंगली के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। न चले हैं, न चल सकते हैं और न चल पाएंगे। जो कुछ भी होगा वो सिर्फ इशारे के मुंतजर रहेंगे। और दूसरी बात कि ये चाह रहे हैं कि कोई डिजास्टर हो
तो डिजास्टर का फायदा इनको नहीं होगा। ये चाह रहे हैं कि एक और कागज पर मैं दस्तखत कर दूं, उस कागज पर दस्तखत करने का एक फायदा नहीं होगा। इस तरह के कि मैं और कोई क्राइसिस पैदा कर दूं, उस क्राइसिस पैदा करने से भी इनको फायदा नहीं होगा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। और ये कि इनका स्टेक कुछ नहीं है। किंग्स पार्टी का क्या स्टेक होता है? कन्वेंशन लीग बनी थी, उसका क्या स्टेक था? उससे पहले जो है वो बनी थी रिपब्लिकन पार्टी, उसका क्या स्टेक था? काफ लीग बनी, उसका क्या स्टेक था? यतीमों को लेकर एक किंग्स पार्टी बना ली जाती है और उसको इसने न डिलीवर करना था, न डिलीवर किया, न इसकी जिम्मेदारी थी, न कुछ। खुदा वास्ते इनको रहम वो इनको इख्तियार दे दिया गया है, इनकी झोली में डाल दिया गया है। ना इनका मसला है, ना इनका कोई प्रॉब्लम है, ना इनकी सियासी कोई अपना ग्राउंड है, ना सियासी इनकी कोई लगारी साहब अब ये ना करे, कुछ तो सियासी ग्राउंड है पीटीआई के पास भी, जाहिर बात है वोट लेकर आया जितना भी एतराज पार्टी है। पहले दिन जब से बनी थी, जब से किंग्स पार्टी, इनके नाम से आर्टिकल मैंने छापे, आप तो मेरे साथ नहीं है। आपको पता है इनके ये जब बनकर आए, जब इनका वजूद में आया, खैर उसके तो बाद आपने बहुत बाद में आई थी, मुझे मालूम है जब इनकी पार्टी बन रही थी तो इनके आर्टिकल कौन दिख रहा था, इनको मजमून कहां से आ रहे थे, कहां से ये इनके दानिश सर फिर ये किंग्स पार्टी नहीं ना रही, इस मुल्क में किंग्स पार्टी तो बनती रही है। सवाल मेरा आपसे ये कि राइट नाउ आपकी पॉलिटिकल रीडिंग क्या है? ऑपोजिशन के जो दावे हमने पिछले 5 तारीख की मुलाकातों के बाद से देखे हैं, ऑपोजिशन का नंबर इन कॉन्टेक्ट, मतलब ये कहा जाए कि जुड़ा हुआ है मुकम्मल तौर पर और उनका कॉन्फिडेंस ठीक है कि तैयार है, या हुकूमत जो बार बार कह रही है, अब तो विफाकी वज़रा भी बोलना शुरू हो गए हैं कि इनके तमाम मामला डेडलॉक का शिकार हो गए, हुकूमत कह रही है कि आप अपने लोग संभालें, हमारे नंबर इंटैक्ट है, तो आपको क्या लग रहा है कि नंबर कहां पूरे हैं? एक मर्तबा ये शिकस्त खा चुके हैं और दूसरी मर्तबा शिकस्त खाना, जो एक मर्तबा शिकस्त खा जाएं कौमी असम्बली में वो दोबारा भी शिकस्त खा सकते हैं, इसका इम्कान रहता है और इम्कान रहेगा। इन्होंने जिस तरह से यूसुफुल्लाह गिलानी इलेक्शन जीत कर आए थे और इनके अरकान ने वोट दिए थे, इनके कौमी असम्बली के अरकान ने अपनी पार्टी को छोड़कर इनको वोट दिए थे, वो दोबारा भी वोट दे सकते हैं। उस वक्त ना तो मसला पैदा हुआ था जहांगीर तरीन का, उस वक्त ना कोई और मसला पैदा हुआ था, इसी दौरान ही वो लोग आए और उन्होंने आकर वोट दिया था और इनको कामयाब किया था और इनका उम्मीदवार हार गया था। कौमी असम्बली एक वो जो इलेक्टोरल कॉलेज था वहां से हार गया था। तो एक तजर्बा हो चुका है, दूसरा तजर्बा भी हो सकता है। अगर असल बात यह है कि क्या वो गैर जानबदार रहते हैं जिनको रहना चाहिए, क्या वो अपनी बैसाखियां इसी तरह मुहैया रखते हैं जो मुहैया किए रखा है उन्होंने। हमें असल मसला यह है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मफाद जो है वो पाकिस्तान के मजमूई मफाद से बालातर हो गया है? अगर ऐसा चलता है तो फिर तो जाहिर है इनको चलाया जाएगा। सर वहां से तो खबरें आ गई। मैं अतर साहब की तरफ जाती हूँ कि ये उनको इन मामलों से दूर रखिए। ऑपोजिशन ने भी अब कह दिया कि हमें कोई फोन कॉल्स नहीं आ रही, और रहमान हमारे सामने यहाँ पर जो अभी शेख रशीद साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि आप बताएं कहाँ लोग रखने हैं, आपको कोई फोन कॉल्स नहीं आएंगी। अतर साहब ये कहिएगा जो बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक इशू रहा कि मुस्लिम लीग काफ जब ये मामलात हो रहे थे और पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन अभी ना हो, ये सेटअप अपना टाइम मुकम्मल करे, और उधर नून लीग और मौलाना साहब चाहते हैं इलेक्शन हो। क्या बिलावल भुट्टो को आज ये जो बयान देना पड़ा, पीपल्स पार्टी की तासुर जाहिर करना चाह रही है कि अगर कल को डेडलॉक या कोई ब्लॉक हो जाए मामलात तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ना आए, या ये तासुर कि पीपल्स पार्टी की वजह से मामलात खराब हो रहे हैं और ये क्लोज नहीं कर पा रहे तरीके अदम एतमाद के मामले को? तो ये आप समझ रहे हैं कोई सोचा समझा बयान है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कोई तासुर जाहिर करने को बयान है? देखिए, एक बड़ी जमात के लीडर हैं बिलावल साहब, और यकीनन उन्होंने जो भी बयान दिया होगा उसका कोई ना कोई पस मंजर होगा, मुशावरत करके ही उन्होंने बयान दिया होगा। प्रॉब्लम यह है कि गुज़िश्ता 2-2.5-3 साल से हम यही देख रहे हैं कि किसी भी मामले के ऊपर ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती। जब भी कोई मामलात आगे बढ़ना लगते हैं, इनके ज़ाती मफादात और इन लोगों की जमातों के मफादात सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दुनिया में कोई भी तहरीक हो ना, उसके पीछे कोई नजरिया होता है। अगर ये आज पाकिस्तान की बका की सियासत कर रहे होते, पाकिस्तान को बचाने की सियासत कर रहे होते, और ये समझते कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, तो अब तक ये सब इकट्ठे होके इमरान खान को फारिग कर चुके होते। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दो खानदानों के मफादात की जंग हो रही है, चंद खानदानों और उनके सिलेक्टेड बच्चों को उनको बचाना है, उनके मफादात को बचाना है, और इसी वजह से ये किसी चीज के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। कहीं पे इनको ये नजर आता है कि यहाँ पे हमारे मफादात टकरा रहे हैं तो ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। माजी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल हाल में आप देख लें कि एक दूसरे को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। पीटीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दे रही है। आज तक आपने कभी तारीख में देखा है कि एक सियासी तहरीक चल रही हो अपोजिशन की और वो एक दूसरे को शो कॉज नोटिस दे रहे हो? तो ये जाती मफादात की इनकी जंग है, और यही वजह है कि जिसका फायदा खान साहब लेते हैं। और इनको मसला सिर्फ ये है कि इनके जो मुकदमात हैं उसका इनको प्रॉब्लम है। वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से जाके मिलते हैं
और जिस दिन इनको ये पता चल जाए, जिस दिन भी इनको ये पता चल जाए कि हमारे नंबर पूरे हो गए, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, ये फौरन तहरीके अदम एतमाद लेके आ जाएंगे। और मसला न्यूट्रल अंपायर का नहीं है, मसला उस अंपायर का है जो इनके सर के ऊपर दस्ते शफकत नहीं रख रहा। जिस तरह बीबी के खिलाफ जब तहरीके अदम एतमाद लेके आए थे, ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल हुआ था, इनको उस किस्म की मेहरबानी की जरूरत है। ये वो चीजें ढूंढ रहे हैं जो इनको मिल नहीं रही। तो इनका असल मसला ही न्यूट्रल अंपायर है। ये तो अंपायर साथ मिला के खेलते हैं, चाहे मीडिया पे खेलें, चाहे किसी और जगह पे खेलें, अदालतों में खेलें, जिधर भी खेलें, तो इनकी तो तारीख ऐसी रही है। तो ये तो मसला है इनको न्यूट्रल अंपायर का। ठीक है जी, ये कुछ अहम मामला कसूरी साहब की तरफ भी आएंगे, ब्रेक ले लेते हैं। मामला नंबर्स का है, अदम एतमाद के बाद के हालात का है कि इंतखाब हो या ना हो, या फिर कुछ कानूनी निकात ऐसे भी हैं जो पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन या हुकूमत में से किसी एक को फायदा ज्यादा दे सकते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कसूरी साहब, ऑपोजिशन की जानिब से बारहा ये दावा किया गया कि 24 का नंबर है जो उनके साथ ऑन बोर्ड है हुकूमती जमात का। सवाल यह है, रूलिंग पार्टी से जो भी अदम एतमाद को सपोर्ट करेगा या उस तहरीक के साथ खड़ा होगा, क्या उन सब पर डिफेक्शन जो क्लॉज है वो लागू होगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आपको बता दूं, नंबर 1 कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो रेजोल्यूशन जो है ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इट हैज़ टू बी साइंड बाय 20% ऑफ द असेंबली मेंबर्स। वो बन जाते हैं कोई 65 के लगभग उसी। अब क्योंकि अगर आप नंबर का तयन ना करें तो रोज़ 8-10 बंदे इकट्ठे करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देंगे। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जब तक 65 लोग किसी रेजोल्यूशन पर साइन नहीं करेंगे, जब तक दैट रेजोल्यूशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट। ठीक। फिर जो दूसरी बात जो है कि अगर एक दफ़ा जो वोट ऑफ अपना जो रेजोल्यूशन जो है ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज वंस इट इज़ मूव्ड, उसी कि वो फॉर्मली 65 या ऑनवर्ड मेंबर्स ने साइन कर मूव हो गया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की जो पावर टू डिसॉल्व द असेंबली वो ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ गॉन। फिर ये है कि अगर उस जो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, तो फिर अगले 6 महीने तक आप दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है हाउस में नहीं ला सकते। So this is very balanced kind of provision, क्योंकि I am one of the constitutional father of Pakistan Constitution. I played a very major role in the drafting and preparation of the Constitution because of my legal background. तो ये है पोजीशन जी। अब असल में बात ये है कि जमहूरियत की असल में जो न्यो है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो उस मुल्क का जमहूरी कल्चर है। और जमहूरी कल्चर के 2 स्तून हैं, सब्र और बर्दाश्त। जिस माशरे में सब्र और बर्दाश्त का फुकदान है, वहाँ दुनिया के सारे निज़ाम चल सकते हैं, जमहूरियत नहीं चल सकती। तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ सब्र ही नहीं है। इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के कोई 2-4 हफ्ते के बाद ही आप कहते हैं जी इस्तीफ़ा दो, वो करो, ये करो। आप में सब्र का जो है बहुत ज़्यादा फुकदान है। सही। फिर जो है जमहूरियत का जो चैरियट है, उसके 2 पहिए हैं। एक पहिया जो है वो हुकूमत है, दूसरा उसका पहिया ऑपोजिशन है। ये जब तक 2 पहिए सिंक्रोनाइज होके ठीक है नहीं चलेंगे, तो ये जो चैरियट है ये नहीं चल सकेगा, उलट जाएगा। कसूरी साहब, तो ये फरमाइएगा कि जो अगर हुकूमत के जो ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमारे साथ हुकूमत के 24 लोग ऑन बोर्ड हैं, अगर वो इस अदम एतमाद की तहरीक को भी सपोर्ट करेंगे तो डिफेक्शन क्लॉज हुकूमत के लोगों पे लागू हो जाएगी, तो क्या वो फौरी तौर पर मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल 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 होगी, बिल्कुल होगी। वो अपना उसका आइन के अंदर उसका जिक्र है उसी अपना, तो दैट विल बी दे विल बी आंसरेबल एंड द पार्टी जिसको उन्होंने डिफाई किया, जिसकी मैंडेट को they can take a disciplinary action against those members.
सर ये आईनी रास्ता है कसूरी साहब, ये आईनी रास्ता है कि अदम एतमाद लाई जाए। अब अगर डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो क्या आइन में सुकम है कि आइन खुद एक इख्तियार दे रहा है, एक रास्ता बता रहा है कि इस तरीके से अदम एतमाद किया जा सकता है, और वही आइन फिर उसे जुर्म भी करार दे रहा है? नहीं, देखें, जुर्म आइन जुर्म नहीं करार दे रहा, आइन अखलाकियात सिखा रहा है कि जिस पार्टी के मैंडेट पर, जिसके प्रोग्राम्स पर, जिसकी कमिटमेंट पर आप आवाम के पास गए और आप वोट लेके आए, तो आप जब असेंबली में आए हैं तो यू हैव गॉट ए मैंडेट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ए कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप वहाँ बैठे बैठे आपको पैसे मिल गए और आपकी जेब गर्म हो गई और आपने अपनी लॉयल्टी बदल गई, तो ये तो बड़ी बदअखलाकी है, सियासी बदअखलाकी है। कसूरी साहब, अगर पैसे ना मिले, किसी का जमीर जाग जाए कि मामला दुरुस्त सिमत में नहीं है, चीजें ठीक नहीं हो रही और उसका जमीर उसे ये कहे कि अब ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, तो फिर तो आइन उसको इख्तियार दे रहा है इस्तेमाल करने का। यहाँ जमीर वाले लोग होते तो पता नहीं पाकिस्तान आज 70 साल के बाद कहाँ से कहाँ पहुँचा था। यहाँ सियासत में ज़्यादातर लोग बारिंग फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शन बेज़मीर लोग हैं। मैं इसी बहस को वापस आपकी तरफ लेकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले लगारी साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि कायनी रास्ता दिया जा रहा है, क्या आप एतमाद ला सकते हैं? अगर आपने पहले एतमाद किया और अब आपको लगता है कि मामला तो सिमत में नहीं, और फिर डिफेक्शन क्लॉज लगती है, तो आपके ख्याल में रास्ता भी दिया जा रहा है और फिर उसी रास्ते पर चलने पर पकड़ भी हो रही है? मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिले में आइन की सुप्रीम कोर्ट ताबीर और तशरीह कर सकती है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई वोट देता है और जो ये फैसला करता है कि मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, मैं कम अज़ कम उसको यही समझूंगा कि उसकी ज़मीर के मुताबिक समझता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है और वो उसके ख़िलाफ़ वोट देता है, तो डिफेक्शन क्लास जो है वो कहाँ कहाँ पर लगेगी। लेकिन जो कसूरी साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि वो मुअस्सर अमल होगी, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जब एक अमल हो चुका होता है तो ये डिफेक्शन क्लास तो उस वक्त भी लग सकती है। जब सेनेट में बहुत से अरकान ने वोट नहीं दिया था तो उन्होंने अपने मेंबर्स को डी सीट नहीं किया था और हम कह रहे थे कि जनाब आप उनकी निशानदेही करें, उनको डी सीट करें, तो ये बहरहाल एक है मौजूद मामला। लेकिन अगर सारे लोग जा रहे हैं दोबारा इलेक्शन में तो मेरे ख्याल में कि ये फिर इशू नहीं रहेगा। फिर उसके बाद तो नए आने वाले लोग जो हैं वो एक नए अंदाज में जाएंगे, और जो लोग इनकी पार्टी को छोड़कर अगर वो इनके खिलाफ वोट करते हैं वो दोबारा उस पार्टी में रहना भी नहीं चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 लोग तैयार हैं या 10 लोग तैयार हैं या 2 लोग तैयार हैं, लेकिन अगर जो लोग इनको छोड़कर इनके खिलाफ वोट देते हैं, इस हुकूमत को छोड़कर खिलाफ वोट देते हैं, तो वो आगे भी ना इस पार्टी के मेंबर रहना चाहेंगे, ना उस पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के मेंबर भी नहीं रहना चाहेंगे, ना पार्टी के मेंबर रहना चाहेंगे, ना उसकी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर रहना चाहेंगे। ठीक, कसूरी साहब ये फरमाइएगा प्रोसेस क्या होगा तहरीक अदम एतमाद आने के बाद? 172 का नंबर ऑपोजिशन ही को सामने लाकर खड़े करना होगा, शो करना होगा, हुकूमत के लोगों की तरफ से उसको देखा जाएगा और इसके बाद मतलब ये है कि it is the responsibility of the government to establish their support of minimum 172 या 173 people को, वो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ द हाउस। ये सीक्रेट बैलेट नहीं होती। अभी जो लगारी साहब कहते थे कि वोट डाला और वहाँ नहीं हुआ, अपना उनकी ले दे नहीं हुई, वो सीक्रेट वोट है, पर नोबडी नोज। आप किसी को कहे भाई चौधरी अल्लाह देता तुमने अपना गिलानी को वोट डाला, कहते बिल्कुल जी नहीं डाला जी, मैंने तो वोट पार्टी के मैंडेट के बाद। सो हु विल डिटरमिन, बिकॉज दैट इज सीक्रेट बैलेट। लेकिन यहाँ जो है अपना जहाँ तक ताल्लुक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इट्स कॉल्ड डिवीजन ऑफ द हाउस, कि वो जो लोग अपोज करते हैं वो एक साइड पर हो जाते हैं, जो फेवर में होते हैं दूसरी साइड पे होते हैं, और उसकी बाकायदा काउंटिंग होती है। और जो एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है उसके बाद पूरी लिस्ट होती है, वो टिक करता जाता है कि ये भी है, ये भी है, ये फेवर में है, और ये भी है, ये भी है, ये अपोज हैं। तो वो दैट इज़ ओपन, उसमें तो शक शुबे की बात ही नहीं रह जाती। तो उसमें जो कोई डिफेक्ट करता है तो उसकी पकड़ है। ठीक है। अतर काज़मी साहब, अभी तक ऑपोजिशन
नंबर का मामला और नंबर के बाद फिर सूरत हाल के उसके बाद क्या होगा? इंतखाबात होंगे, कुछ असेंबलियां चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। अच्छा, विफाक को का इंतखाब करा लेते हैं, कौमी असम्बली का, सूबाई का नहीं कराते। और आज शेख साहब ने यह कह दिया कि अदम एतमाद डेडलॉक का शिकार होगी। आप राइट नाउ मामला कहाँ देखते हैं अपोजिशन के एंड पर? जो भी पॉलिटिकल हमारे पास चीजें और सूरत हाल और खबरें पहुंच रही हैं, क्या नंबर फिर एक बार कंफ्यूजन का शिकार कर गए हैं अपोजिशन इत्तेहाद को, या नंबर का मामला हल है और बाद की सूरत हाल नंबर को गड़बड़ा रही है? खड़ा कहां है अपोजिशन का इत्तेहाद इस पूरी सूरत हाल पर? या बैक टू होम्स भी हो सकती है सूरत हाल? जी, देखिए, अगर हम इस पे कोई भी बात करेंगे तो हमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप गुज़िश्ता 2.5-3 साल से देख लें, जो चीज भी ऑपोजिशन ने कही उसके ऊपर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। इन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हर जगह पे हमें कंफ्यूज नजर आई ऑपोजिशन। और इस मौके के ऊपर भी अगेन हमें ऐसे लग रहा है कि ऑपोजिशन मिक्स सिग्नल्स दे रही है। कभी कहते हैं कि हम फौरन ले आएंगे, हम हुकूमत को चलता करेंगे, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये कर देगी, JUIF ये कर देगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाती है हुकूमत। जहां तक ये ताल्लुक है तहरीक अदम एतमाद का और अपोजिशन के फैसलों का, इसके ऊपर जितनी भी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी डिफ्लेक्शन क्लॉज का जिक्र भी हुआ, जहां तक मुझे याद है, गालबन में रॉन्ग हो सकता हूं, लगारी साहब और या फिर कसूरी साहब इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, ये बाद में तरमीम करके डाली गई मियाँ साहब के दौर में या 90s के अंदर ये डाली गई आइन के अंदर। तो किसी भी जमहूरी मुल्क में मेरे ख्याल में लोगों को ये हक होना चाहिए, वो किसी को अगर फारिग करना चाहती है पार्लियामेंट तो वो करे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जमहूरियत नहीं है, हमारे 2-3 खानदानों के मफादात हैं। ये प्लास्टिक की जमहूरियत है, ये प्लास्टिक के जमहूरी फल हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। इनकी आप बातें सुने, आप सेनेट के अंदर इनकी तकरीरें सुन रहे हैं, रजा रुबानी साहब की ऑर्डिनेंस के खिलाफ। अपने दौर में जब वो खुद वजीर कानून थे, औसतन 100 ऑर्डिनेंस वो सालाना लेके आए। तो ये बातें तो सारे लोग करते हैं ये, लेकिन फैसला करना है सिर्फ 2 खानदानों ने, शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने। बीच में थोड़ी सी वो मौलाना फजल रहमान साहब की इनपुट शायद ले लें। तो ये कोई पार्टीज ने फैसला नहीं करना। अगर पार्टीज ने फैसला करना होता तो अब तक किसी ना किसी फैसले पे वो पहुंच चुके होते। 2 खानदान जो फैसला करेंगे, उनके सिलेक्टेड बच्चे जो फैसला करेंगे, तमाम पार्टीज उनके पीछे, जिनकी 70-70 साल की जमहूरी स्ट्रगल है, 50-50 साल से जो जमहूरियत के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो सारे उन बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। तो 2 खानदान जब तक क्लियर नहीं होंगे, ये मामला इसी तरह कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। लगारी साहब, जिस तरह अतर साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के सियासी मफादात अपोजिशन की हालिया अदम एतमाद की तहरीक को धचका पहुंचा सकते हैं। मैं एक हद तक तो इनसे इत्तफाक करूंगा कि यहाँ पर ऐसा है, खानदानी सियासत दुनिया भर में होती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मुल्क में हो रही है, अमेरिका में भी हुई है। और मैं 3 सदियों तक डुलास फैमिली चलती रही है, 1 सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में इनका सियासी रहा है। और बहुत से और ख़ानदान हैं, यूरोप के अंदर भी बहुत से ख़ानदान हैं। टोनी बैन था, उसका बाप था विलियम बैन था, उसका बेटा हिलरी बैन, ये सारे के सारे इक़्तिदार में रहे हैं। और एक सदी का ज़माना है दोनों का कि जनाब 2000 उसमें 1930 में बाप जो था वो वज़ीर हिंद था, फिर उसके बाद उसका बेटा 10 साल वज़ीर रहा, फिर उसका पोता 10 साल वज़ीर रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि ख़ानदानी सियासत और कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ एक और मसला है, मेरे ख्याल में दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं है। यहाँ डिक्टेटेड पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर ताकत के कुछ मराकज़ बने होते हैं जो सियासत को अपनी उंगलियों पर धागे बांधकर कठपुतलियों को वहाँ बांध देते हैं, और कठपुतलियाँ जो हैं वो डांस करती हैं, वो ख़ानदानी हो, गैर ख़ानदानी हो, उनका कोई भी हो। तो असल में इनका जो रक्स होता है वो उंगलियों के इशारों पर होता है, और उंगलियों के इशारे ही काम करते रहते हैं। इसी से हुकूमतें बनती हैं, इसी से हुकूमतें ख़त्म होती हैं, इसी से इलेक्शन होते हैं। यही उंगलियां जो हैं वो इलेक्शन को रिग्स करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, इंजीनियर करती हैं। ये इसी तरह से चलता रहता है। और जब तक कि अवाम अपने वोट का दिफा नहीं कर पाते हैं, अपने वोट को नहीं बचा पाते हैं, और अपने इलेक्शन की चोरी को नहीं बचा पाते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक कमज़ोर जमहूरियत, एक कमज़ोर सोसाइटी आगे जिसके आगे बढ़ने के इम्कानात ना हो, वो इसी तरह से चलता रहेगा, और एक कंट्रोल डेमोक्रेसी आपके पास रहेगी। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद 2 और अहम सवालात। एक तो कानूनी स्पीकर का किरदार पूरे मामले में कितनी अहमियत रखता है, दूसरा इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन फैक्टर का किरदार किस जानिब हो तो क्या वही जानिब भारी रहेगी। इस ब्रेक की बात।
तहरीक अदम एतमाद लेकर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये राय भी रही कि पहले स्पीकर के खिलाफ लाया जाए, ताकि बाद में जब तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के लिए आए तो अगर स्पीकर अपना होगा तो मामलात आसान रहेंगे। कसूरी साहब, आपके ख्याल में तहरीक अदम एतमाद को लेकर स्पीकर के किरदार की क्या अहमियत है? लेकिन जो स्पीकर होता है ही इज कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। नेचुरली उसको एक पार्टी का मेंबर होता है, उसको पार्टी इलेक्ट कराती है, लेकिन ओथ लेने के बाद जो पहला काम स्पीकर करता है कि वो जो उसकी बेसिक मेंबरशिप होती है जिस पार्टी ने उसको इलेक्ट किया होता है वो उससे रिज़ाइन कर देता है। ही देन एक्ट्स लाइक ए जज उसी, और स्पीकर की सोबराइटी, उसका इल्म और दानिश, उसकी न्यूट्रलिटी, उसका अजमत, उसके फैसलों की उसकी कदरदानी, ये हैं वो चीज़ें जो पार्लियामेंट को इज्जत और एहतराम देती हैं और पार्लियामेंट के अंदर एक एनवायरनमेंट बिल्टअप करता है स्पीकर एक अच्छी डिबेट की। अब यहाँ ये है कि आपके मोस्ट ऑफ द मेंबर जो हैं उनका जो लेवल है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर के बराबर है उसी। अब दे हैव बीन अपग्रेडेड एंड दे हैव बिकम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये तो ऐसे ही है कि आप किसी से खुश होकर तहसीलदार को बना दें डिप्टी कमिश्नर, तो वो अगले दिन डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर बिहेव नहीं करना शुरू करेगा। उसकी शरीयत, उसकी जो अपनी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो केमिस्ट्री है वो तहसीलदार की है, वो तहसीलदार की रहेगी। आप देखें कि असेंबली का एक डिकोरम होता है, द पीपल आर वेरी फॉर्मली ड्रेस्ड अप, दे ड्रेस्ड इन ए वेरी काउच पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, जिसमें कि आप ऑफेंसिव बातें भी इतने खूबसूरत अंदाज में कहे जाते हैं कि जिसके बारे में कह रहे होते हैं वो भी मुस्कुरा देता है, वो रिटेलिएट नहीं करता, बिकॉज जो लैंग्वेज, यहाँ तो लैंग्वेज का पता ही कुछ नहीं है, ना ये उर्दू बोल सकते हैं ना ये अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चीज ठीक है कसूरी साहब, आप बहुत दुरुस्त कह रहे हैं और आपने बड़ी ऐसी बात की है जो कि अब हमें पार्लियामान में वैसे देखने को मिलती ही नहीं है सूरत हाल। लगारी साहब, आमंड चाहिए इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ MQM को लेकर, आपके ख्याल में उनके स्टेक इस सिस्टम में ज्यादा है या वो अपोजिशन की ओपिनियन के साथ ज्यादा करीब दिख रहे हैं इस वक्त? मैंने एक दफ़ा बात अर्ज कर दी है, मेरे ख्याल में मुझसे जब भी राय इस मामले में पूछेंगे, जिनको शादुले के चूहे को अगर आप उनके शिकंजा कस देंगे उनके सर के ऊपर तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर ह्यूमन बॉडी को कहीं भी कस दिया जाएगा तो वो ह्यूमन बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो ये कसे हुए सियासतदान है जिसके बारे में कसूरी साहब कहते हैं, ये उनके दिमाग को जो खोल उनके ऊपर डाल दिया गया उसी उसमें पैरामीटर में रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। वो चाहे इनको सिर्फ इशारा मिलेगा कहीं से भी तो वो उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। इनकी ना विल होगी, ना इनकी ख्वाहिश होगी, ना इनको कहा जाएगा कूद जाओ कूद जाएंगे, इनको कहेगा नहीं कूदो नहीं कूदेंगे। तो ये तो रहेगा इन पार्टियों का जिनके बारे में आपने कहा है। बड़ी पार्टियां जो हैं उनके अंदर भी वो लोग नहीं रहे हैं जिस तरह। ये बिल्कुल ठीक है कि जनरल ज़ियाउल हक की बल्दियाती इलेक्शन की पैदावार इस वक्त सियासतदान जो हैं वो छाए हुए हैं, या फिर जनरल मुशर्रफ की लाई हुई जो बल्दियाती प्रोसेस था उसके लोग आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिलीवर करने के बाद जो है हमें सोचनी चाहिए, बड़ी पार्टियों को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह इस सारी सूरत हाल में, जबकि हर तरफ को दाम हर मौज में है हल्का सदका में निहंग, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होने तक, ये हमें जरूर देखना है। वाह अतर काज़मी साहब, ये जो कमेंट इत्तेहादी जमातों पे किया है, जहांगीर तरीन फैक्टर की अहमियत राइट नाउ क्या है? वो भी बैठे हैं, मुलाकातें की हैं, बातचीत हुई है, कुछ श्योरिटीज लेन देन हुआ है, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, इस सारे अमल के अंदर इमरान खान की हुकूमत कमजोर हुई हो या ना हुई हो, 2-3 लोगों की अहमियत बढ़ गई है। एक तो काफ लीग की अहमियत बढ़ गई, इत्तेहादियों की अहमियत बढ़ गई और बीच में जहांगीर तरीन साहब की अहमियत बढ़ गई है, जो खुद भी नाला है अपनी जमात से। इसलिए कि पीटीआई ने अगर कोई एहतसाब किया है तो वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को नाराज किया है, इमरान खान के सियासी बाजू काटे, बाकी तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब यकीनन इस सारे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उनकी ख्वाहिश यही होगी कि अपने कार्ड्स इस तरीके से खेलें कि उनको ज्यादा से ज्यादा जाती इसमें जो रिलीफ मिले। आपके ख्याल में अभी तरीन साहब के जाने से पहले एक आखिरी कॉल की खबर रही हालचाल और खैरियत पूछने को, कोई उसका पॉजिटिव इंपैक्ट या रिजल्ट आ सकता है?
देखिए जहांगीर तरीन साहब बड़े जो है ना जिसे आप तहम्मुल मिजाज किस्म के आदमी हैं, वो सोच के काम करते हैं। मेरी तकरीबन डेढ़ एक महीना पहले उनसे एक दफा बात हुई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन खुल के वो इनकार भी नहीं करते। अगर वो खुल के ये कह दें कि जी मैं ऑपोजिशन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, तो जहांगीर तरीन की तो अहमियत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब ये जो है ना सस्पेंस इसको बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, कसूरी साहब, नज़ीर लगारी साहब। और जो सियासत का सस्पेंस है, देखते हैं कितने दिन कायम रहता है और कब सब कुछ अया हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।